बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है रीडिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी से बात करना या किसी को समझना, लफ्ज़ों के ज़रिए इज़हार करना। मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? हमारे पास लैंग्वेज मौजूद होती है। अब रीडिंग एक स्किल है जो लैंग्वेज का फोर्थ स्किल कंसिडर किया जाता है, और रीडिंग के कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनको अगर आप लर्न कर लें तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। यानी कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आप अपनी बात को समझाना चाहते हैं या उनकी बात समझना चाहते हैं, तो अगर आपने पैसिवली रीडिंग स्किल्स आपके बेहतर किए हुए होंगे तो आप बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये जो तमाम स्किल्स मैंने लिखे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाती हैं। ये तमाम स्किल्स जो हैं वो रीडिंग के अंदर आते हैं, और आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है इन तमाम स्किल्स को, मेथड को, और एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आप किस तरीके से इनको अप्लाई करके अपनी लाइफ के अंदर बेहतर स्किल्स कर सकते हैं। रीडिंग स्किल्स को समझने की ज़रूरत है कि ये एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आता है। दो तरह की कम्युनिकेशन होती हैं, एक पैसिव होती है एंड इफेक्टिव होती है। रीडिंग स्किल्स बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, और बेसिकली ये क्या करते हैं, आपको समझने में मदद करते हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं। कोई भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन होगी या फिर इवन ओरल हो गई, अगर आपकी रिटर्न इंटरप्रिटेशन बेहतर होगी तो ऑब्वियसली आपकी ओरल बेहतर लाजमी होगी। आपको ये मास्टरी देते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को आप कितने स्किलफुली यूज़ कर सकते हैं, उसको कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पहला स्किल जो मेरे पास मौजूद है वो वोकेबलरी डेवलपमेंट का है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि www.bseln.com पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की कंप्लीट आउटलाइन मिल जाएगी, उसके नोट्स मिल जाएंगे, और आप उनको ईजिली अपनी लाइफ के अंदर और पेपर में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। वोकेबलरी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? वोकेबलरी कहते हैं लफ्ज़ों के ज़ख़ीरे को, और डेवलपमेंट कहते हैं बढ़ोतरी को। यानी कि अगर आपके अंदर जो लफ्ज़ मौजूद हैं, चाहे वो इंग्लिश, उर्दू या हिंदी के हो गए, उनको आप और नए लफ्ज़ लर्न करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी वोकेबलरी में ऐड करने लग जाएंगे, तो आप क्या होगा, आपकी जो मेमोरी होगी वो बढ़ेगी, और मेमोरी बढ़ने की वजह से आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको तखल्लुस का मतलब नहीं पता होगा या मुखलिस का मतलब नहीं पता होगा। इसी तरह जो हिंदी ज़बान है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि प्योर हिंदी में कंसिडर किए जाते हैं, वो उनका नहीं पता होगा। तो जब आप इन लफ्ज़ों को लर्न करना और उनके मायने को समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी वोकेबलरी की डेवलपमेंट होगी। आप इसके लिए फ्लैश कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जब रीड करते हैं कोई भी बुक तो ऑब्वियसली आप नए लफ्ज़ को लर्न करते हैं, उनका मीनिंग ईजी ढूंढें और उनको अपनी मेमोरी के साथ कनेक्ट करते चले जाएँ। अच्छा जी, ग्रामर प्रोफिशेंसी। कोई भी लैंग्वेज जो है उसका दारोमदार जो है वो ग्रामर के ऊपर होता है। ग्रामर के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे जुमले उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुख्तलिफ बहुत डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप स्मॉल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन के एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। इनके अंदर आप अगर उर्दू, हिंदी या इंग्लिश के स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप इनकी ग्रामर की किताबें पढ़ें और उनके ग्रामर के रूल्स पढ़ने के बाद उनकी प्रैक्टिस किया करें। इसके बाद आप कॉन्टेक्सचुअल कंप्रीहेंशन कैसे कर सकते हैं? कॉन्टेक्सचुअल कंप्रीहेंशन का मतलब होता है सिर्फ लफ्ज़ों का मायने ढूंढना नहीं, जुमलों का या पैराग्राफ का मायने ढूंढना। यानी कि एक आपको 7 से 8 लाइनों का पैराग्राफ दे दिया जिसमें से एक जुमला जो है ना, आपने वो कॉन्टेक्स्ट उसका निकालना है, यानी कि उसका मायने निकालना है कि इस पूरे पैराग्राफ में कहा क्या गया था। जैसे कि आपको पैराग्राफ दिया जाता है कि ज़ारा एक बहुत अच्छी लड़की है, वो टाइम पे स्कूल जाती है, वो अपना होमवर्क कंप्लीट करती है, वो तमाम काम ज़िंदगी के अच्छे खूबसूरत असलूबी से करती है, वो स्टडीज़ में भी मार्क्स हासिल करती है और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। अब इतने सारे जुमलों के अंदर हमें एक चीज़ पता लगी है कि भाई ज़ारा अच्छी लड़की है क्योंकि वो तमाम सारे ये काम सर अंजाम दे देती है। तो कॉन्टेक्सचुअल जो कंप्रीहेंशन होती है वो होती है कि जो मेन बात है, मेन मैसेज है, मेन सेंटेंस है कंप्रीहेंशन के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर, उसको आप समझ सकें, उसको आप यूज़ कर सकें। इसकी प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पैराग्राफ को जब रीड करेंगे तो उसके अंदर से उसका टाइटल, उसकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स को फाइंड करेंगे। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग स्किल्स जो हैं वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इवेल्युएट करते हैं। कैसे? जब आप कोई चीज़ रीड करते हैं तो उसके अंदर आप सवाल पूछने लग जाएं, आप पूछने लगे कि ऑथर इसको कैसे देख रहा है, मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, सोसाइटी इसको कैसे देखेगी, एक 60 ईयर का बंदा इसको कैसे देखेगा, एक 5 ईयर ओल्ड बच्चा इसको कैसे देखेगा। मुख्तलिफ तरीके से आप क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो एक क्रिटिकल थिंकिंग को आपके इंक्रीज़ करता है। आप जब कोई भी वर्क पढ़ते हैं, पोइम, नॉवल, जो भी आप पढ़ रहे हैं, इवन कि CSS की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके अंदर बेसिक ऑथर का मोटिव ढूंढें और आइडेंटिफाई करें कि वो कहना क्या चाहता है, फिर आपको क्या समझ आता है, फिर एक और बंदे से डिस्कस करेंगे तो वो एक और ही मीनिंग देगा। तो इस तरह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती जाती है। अच्छा, जब आप रीड किया करें तो एक्टिव रीड किया करें।
रीडिंग स्किल्स के अंदर दो तरह की रीडिंग आती है, एक पैसिव आती है और एक एक्टिव आती है। एक्टिव से मुराद ये होता है कि जब आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, आप जब या फिर कोई और अगर रीड कर रहा है तो उसमें आप नोट्स ले रहे हैं, की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं या फिर साथ साथ पॉइंट बुलेट्स बनाते चले जा रहे हैं। इसके अलावा एक्टिव रीडिंग के अंदर ये भी होता है कि जब अपना आँख नाक कान खोल के आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको रख देते हैं तो आप उसको चंद अरसे में भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसकी समरी बनाते हैं या उसके नोट्स बनाते हैं तो फिर आपको वो चीज़ ज़्यादा अरसे तक याद रहेगी। अच्छा, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश में ज़रूरी है, हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी, और उर्दू तो उर्दू। फ्लुएंसी से मुराद होता है कि आपको कोई लफ्ज़ बोलने में मुश्किल तो नहीं आ रही। अच्छा, अगर मुश्किल आ रही है तो क्यों आ रही है, आप उसको बार बार बोलें, उसे ठीक करें। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद आपको समझ ना आए कि इसको प्रोनंसिएशन कहते हैं, इसको प्रोनंसिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। तो आप जाएं गूगल के ऊपर लफ्ज़ लिखें और उसकी प्रोनंसिएशन देखें कि अमेरिकन में क्या है, यूके में क्या है, और जो आपका सिलेबस मॉड्यूल, यानी कि अगर आप अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो आप वो देखें। और आप क्या कर सकते हैं, उसको ऊंचा ऊंचा बोल सकते हैं, नेटिव स्पीकर जैसे बोल रहा है बिल्कुल वैसे उसको मिमिक कर सकते हैं, और डिफरेंट एप्लीकेशंस की मदद आप ले सकते हैं। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे उर्दू के अंदर आपको खे का लफ्ज़ मिलता है, लेकिन हिंदी के अंदर आपको खे का लफ्ज़ जो है वो नहीं मिलता, यानी कि वो खे को पी जाते हैं। जैसे कि और इसी तरह जा के लफ्ज़ भी वो नहीं बोलते, जैसे उर्दू में ज़ीरा और हिंदी में जीरा हो जाता है। तो सही प्रोनाउंसिएशन लर्न करना भी ज़रूरी होता है अगर आप कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं। इसके बाद टेक्सचुअल एनालिसिस। फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डाल दूं कि अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप 1 मिनट लेक्चर वीडियो बना के भेजें, तो उसके अंदर मेजॉरिटी जो बच्चों का इशू था वो था ही प्रोनाउंसिएशन का। उनके अपने एक्सेंट्स और डायलैक्ट जो थे ना वो उनकी स्पीकिंग के अंदर आ रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा इशू था, इसलिए प्रोनाउंसिएशन बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। टेक्सचुअल एनालिसिस, कोई भी जब आप रिटर्न टेक्स्ट को पढ़ते हैं उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लें और उस छोटे छोटे सेक्शन को इंडिविजुअली आप एनालाइज करना स्टार्ट कर दें। जैसे एक पूरी पोइम है तो उसका एक स्टैंजा देखें, सिर्फ उसकी राइमिंग स्कीम, उसका मेटाफर, उसमें सिमिली, जितना कुछ आप निकाल सकते हैं ना उसका एनालिसिस, वो तमाम करके देखें। अगले जो बाकी स्टैंजाज होंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे, जो बाकी पोइम है वो आपके लिए ईजी हो जाएंगी। इसके बाद आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। जब भी आप रीड कर रहे हैं, आप किसी भी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं तो आप अगेन उसको समरी करके रीड करें, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें, अपने आप से सवाल पूछें इसमें कैरेक्टर क्या है, प्लॉट क्या है, थीम क्या है। कल्चरल अवेयरनेस, जब आप कोई लिटरेचर रीड करते हैं, अपनी स्किल्स बेहतर करते हैं रीडिंग के, तो वो आपको कल्चरल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। यानी कि आप जो वर्क रीड कर रहे होते हैं वो जिस ऑथर का होता है, जिस टाइम पीरियड में वो लिख रहा होता है, वो उसके कल्चर की अक्कासी कर रहा होता है। इसी मोस्टली पाकिस्तानी स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर और वैल्यू ट्रेडिशन मिलेगा, इंडियन पढ़ेंगे तो वो मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी अपने अंदर पैदा करें। अब बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेसेस आ गए हैं, प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो आपको ईजिली इंग्लिश लर्न करा सकते हैं, हिंदी लर्न करा सकते हैं, उर्दू लर्न करा सकते हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो आप लाजमी उनकी मदद लें, वो टोटली फ्री है। इसके अलावा ये आपके रिसर्च के स्किल को भी बेहतर करता है। जब आप टेक्सचुअल एनालिसिस अच्छा करते हैं, रीडिंग एनालिसिस अच्छा करते हैं, तो ये आपके रिसर्च को बेहतर करता है। रिसर्च को बेहतर करने के साथ साथ आपके अंदर समरी बनाने की ताकत भी पैदा करता है, जिसको सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं उनके पास बड़े बड़ी फाइल्स होते हैं जिनमें से जिस्ट निकालना होता है, या वो आइडियाज़ निकालने होते हैं जो कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहे होते हैं, या वो चीज़ें निकालने होते हैं जो की इन्फॉर्मेशन या की फिनोमेना होता है। तो सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन आपके अंदर डेवलप करता है, ये आपके अंदर अडेप्टबिलिटी डेवलप करता है। जब आप मुख्तलिफ़ तरीके के वर्क को रीड करते हैं तो मुख्तलिफ़ जॉनर को रीड करते हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल को रीड करते हैं, और उसको अगर आप स्ट्रांगली रीड कर रहे होते हैं, एक्टिव रीड उसको कर रहे होते हैं, उसमें टेक्सचुअल एनालिसिस भी आप साथ साथ कर रहे होते हैं, तो ये आपकी अडेप्टबिलिटी को बढ़ाता है और ये आपके इन्फ्रेंशियल स्किल्स को भी बढ़ाता है। इन्फ्रेंशियल स्किल्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे, कि हम किसी भी नताइज पे या किसी भी नतीजे को कैसे मान सकते हैं, हम कैसे किसी भी हेडिंग को निकाल सकते हैं या
टॉपिक सेंटेंस को निकाल सकते हैं। आपके अंदर डिस्कशन और डिबेट पैदा करता है। जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं, रीडिंग स्किल्स डेवलप करते हैं, तो ये आपके अंदर डिस्कशन और डिबेट को डेवलप करता है, जो कि इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा मदद देता है। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं भी आता, फिर भी आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो गई होती है डिस्कशन एंड डिबेट की, जो आपको सपोर्ट करती है। साथ जब रीडिंग आप करते हैं, और रीडिंग आप ऐसे करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तो आपकी विजुअलाइजेशन यानी कि इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। आप वो सिनेरियोज भी इमेजिन करते हैं जो आपने कभी देखे नहीं होते। अगर आपने कोई माउंटेन्स कभी नहीं देखी, आप कभी वहाँ नहीं गए, लेकिन आप वैसा नॉवल या ड्रामा पढ़ रहे हैं, तो आप विजुअलाइज करने लग जाते हैं। ये सेल्फ मॉनिटरिंग का आपको मौका देता है, यानी कि आप अपने आप को खुद चैलेंजेस देखते हैं और फिर खुद सोल्यूशन निकालते हैं। और ये जो सेल्फ मॉनिटरिंग का एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करता है, ये आपको थ्रू आउट द लाइफ इम्प्रूवमेंट करने में मदद देता है। ये आपके अंदर इमोशनल अपील्स भी डेवलप करता है, जैसे कि एम्पैथी। जब आप कोई वर्क रीड करते हैं, मोस्टली स्टोरी को रीड करते हैं, तो उसमें आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं। वो आपका कोई भी इमोशन हो सकता है, तो वो एम्पैथी डेवलप करता है। आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो सिखाता है। अगर आप रीडिंग करते हैं और आप कोई रियलिस्टिक गोल रखते हैं कि मैंने आज 6 जो है पेजेस ख़त्म करने हैं और 20 मिनट्स के अंदर ख़त्म करने हैं, तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है। अगेन ये तमाम जितने भी स्किल्स हैं और तमाम जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, जो कि रीडिंग स्किल्स इन कंप्रीहेंशन या कम्युनिकेशन के अंदर आप यूज़ करते हैं या आपके अंदर आते हैं, ये कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस से आते हैं। आप मुसलसल जब ये चीज़ें करते रहेंगे, तो आपके अंदर रीडिंग स्किल्स इन कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएंगे, जो कि मैंने ऊपर मेंशन किए हैं। उनके कुछ फ़वाइद भी आपको बताए हैं ताकि आप मोटिवेट हो सकें। इसके साथ साथ मैंने आपके साथ मेथड भी शेयर किए हैं और स्मॉल आपके साथ एग्जांपल्स भी शेयर किए हैं, नीचे एग्जांपल मेंशन भी किए हैं, ताकि आप अपने रीडिंग स्किल्स इन कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें।